हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल समिधा संस्कृतम। आज हम संस्कृत व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कारक ज्ञानम पढ़ेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले चलिए हम ये जानें कि कारक कहते किसे हैं। जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें कोई ना कोई क्रिया अवश्य होती है, क्योंकि बिना क्रिया के तो कोई वाक्य होता ही नहीं है। उस क्रिया के कई कारण हो सकते हैं जिनके होने से उस क्रिया का होना संभव होता है। क्रिया के उन कारणों को ही तो कारक कहा जाता है। क्रिया जनकम अथवा क्रियाम करोति इति कारकम। कहने का भाव यह है कि क्रिया के संपादन में जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे कारक कहलाते हैं। ये कारक ही तो हैं जो किसी भी क्रिया को सिद्ध करते हैं। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। रमेश उद्यान में वृक्ष से छड़ी से सुरेश के लिए फल तोड़ता है। प्रस्तुत वाक्य में तोड़ता एक क्रियापद है और इस क्रिया के साधक या कारण 6 हैं। रमेश, उद्यान, वृक्ष, छड़ी, सुरेश और फल। इनमें रमेश कर्ता कारक है, सुरेश संप्रदान कारक है, उद्यान अधिकरण कारक है, छड़ी करण कारक है, वृक्ष अपादान कारक है और फल कर्म कारक है। ये 6 ही तोड़ना क्रिया के कारक हैं, क्योंकि इन 6 का ही क्रिया के साथ सीधा संबंध है। परंतु इसके अतिरिक्त भी वाक्य में एक वस्तु रहती है, उसे कहते हैं संबंध। उदाहरण के लिए रमेश पवन के उद्यान में वृक्ष से छड़ी से सुरेश के लिए फल तोड़ता है। प्रस्तुत वाक्य में हमने उद्यान के स्वामी का कथन भी कर दिया, परंतु पवन का सीधा संबंध तोड़ना क्रिया से नहीं है, इसलिए हम इसे कारक न मानकर केवल संबंध ही मानेंगे। इस प्रकार 6 कारक और संबंध ये कुल 7 चीजें हैं जो किसी भी वाक्य में हो सकती हैं। संस्कृत में कारक 6 ही हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक और अधिकरण कारक। इन 6 कारकों का ही क्रिया से सीधा संबंध रहता है, जैसा कि आपने उदाहरणों के माध्यम से समझा। आशा करती हूँ कि अब आपको कारक किसे कहते हैं ये अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अब कारक के भेदों पर चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कहते किसे हैं? कर्ता का अर्थ है काम करने वाला। वाक्य में क्रिया को करने में जो स्वतंत्र है वह कर्ता होता है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए रामः गच्छति। इस वाक्य में राम जाने की क्रिया का कर्ता है, इसीलिए उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। हिंदी में कर्ता कारक के लिए ने चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु कहीं कहीं पर यह चिन्ह भाषा में प्रयुक्त नहीं होता। जैसे राम घर गया, इस वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये तो था कर्ता कारक। चलिए अब कर्म कारक के विषय में जानें। क्रिया के संपादन में कर्ता को जो सबसे अधिक इच्छित होता है वह कहलाता है कर्म कारक। इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः वनम गच्छति, राम वन को जाता है। इस वाक्य में राम जो है वो क्या है? कर्ता, और वनम है उसका अभिष्टतम कर्म, यानी कि सबसे अधिक इच्छित कर्म, वन को जाना, तो वो क्या हो गया? कर्म कारक। इसीलिए इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। हिंदी में कर्म कारक के लिए को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तीसरा कारक है करण कारक। अपने कार्य की सिद्धि में कर्ता जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है
जिसके बिना क्रिया हो ही नहीं सकती या कार्य निष्पन्न हो ही नहीं सकता, उसे कहते हैं करण कारक। उदाहरण के लिए राम है हस्तेन लिखति, राम हाथ से लिखता है। हाथ लेखन कार्य में सहायक है, अतः करण कारक है। इसीलिए हस्तेन शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तृतीय विभक्ति के लिए हिंदी में से या के द्वारा चिन्हों का प्रयोग होता है। चलिए अब संप्रदान कारक को समझें कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं। दान के कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है वह कहलाता है संप्रदान। कहने का भाव यह है कि जिसको कोई वस्तु दी जाती है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मोहने रामाय पुस्तकम ददाति, मोहन राम के लिए पुस्तक देता है या मोहन राम को पुस्तक देता है। तो पुस्तक किसके लिए दे रहा है? राम के लिए। तो राम में चतुर्थी विभक्ति आएगी और राम संप्रदान कारक है। इसके लिए हिंदी में को या के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक अलग होने में स्थिर अथवा अचल कारक को अपादान कारक कहते हैं। कहने का भाव यह है कि जब दो वस्तुओं का अलगाव हो रहा हो तब उनमें जो वस्तु अपने स्थान पर स्थिर रहे, अपने स्थान से अलग ना हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और हिंदी में इसके लिए से चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो वृक्ष अपनी जगह पर स्थिर है लेकिन पत्ता उससे अलग हो रहा है। तो यहाँ पर वृक्ष शब्द क्या हुआ? आपका अपादान कारक। चलिए अब अधिकरण कारक के विषय में समझें। आधार को अधिकरण कहते हैं। कर्ता और कर्म के द्वारा किसी भी क्रिया के आधार कारक को ही अधिकरण कारक कहा जाता है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वृक्षे काकः तिष्ठति, पेड़ पर कौवा बैठा है। तो काकः यानी जो कौवा है उसका आधार क्या है? वृक्ष। इसीलिए वृक्ष शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। हिंदी में सप्तमी विभक्ति के लिए या अधिकरण कारक के लिए में पर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको कारक व उसके भेद अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। आपकी परीक्षा में किन्हीं दो कारकों की परिभाषाएं हिंदी में उदाहरण सहित लिखने के लिए आएंगी। आपको किसी एक परिभाषा को उदाहरण सहित हिंदी भाषा में लिखना होगा। जैसे आपके परीक्षा में आ गया कि करण या अधिकरण कारक की परिभाषा उदाहरण सहित हिंदी भाषा में लिखें, तो आपको दोनों में से कोई एक परिभाषा ही लिखनी है। अब आपको करना क्या है? आपको इस टॉपिक को अपनी संस्कृत की नोटबुक में लिखना है। साथ ही साथ अपनी संस्कृत की नोटबुक में यह कारक तालिका भी बनानी है, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे और इस टॉपिक को याद करने में भी किसी तरह की परेशानी ना हो। तो जल्द मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।